स्टोरी की शुरुआत में हमें बहुत से चोगे पहने लोगों को दिखाया जाता है और उन सभी के सामने होता है हेवनली डीमन जो हवा में उड़ रहा था। फिर उसके बाद हेवनली डीमन कहता है खून और डर, क्या तुम सब सचमुच यही चाहते हो? फिर उसके बाद वो सभी चोगे वाले हेवनली डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हेवनली डीमन सिर्फ अपने एक हाथ को आगे उठाता है। फिर वो कहता है तो ठीक है, तुम लोग जो चाहते हो मैं भी तुम लोगों को वही दूंगा। फिर उसके बाद हेवनली डीमन के ऊपर जितने भी चोगे वाले अटैक करने के लिए आ रहे थे उन सभी का सिर ब्लास्ट हो जाता है और हवा में सिर्फ उन लोगों का बिखरा हुआ खून था। फिर दिखाया जाता है रात के खुले आसमान में चांद की रोशनी के नीचे खून के बारिश के बीच में हेवनली डीमन खड़ा होता है। फिर वो कहता है कितने कमजोर लोग हैं। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपने हथियार को पकड़कर हेवनली डीमन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हेवनली डीमन फिर से अपने हाथ को आगे करता है और एक अटैक करते हुए कहता है कितने बेवकूफ लोग हैं। और दूसरी तरफ उन लोगों को दिखाया जाता है जो लोग हेवनली डीमन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हेवनली डीमन का अटैक उन लोगों के आर पार हो जाता है और पलक झपकते ही उन लोगों का पूरा बॉडी टुकड़ों में कट जाता है। फिर हेवनली डीमन स्माइल करते हुए कहता है खुद को देखो, अब मैं तुम लोगों को सोल ऑगमेंटिक डेमोनिक आर्ट का असली पावर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद वहाँ की जमीन हिलने लगती है। फिर उसके बाद हमें जमीन से निकलते हुए दो बड़े बड़े हाथ को दिखाया जाता है, जिनमें से एक हाथ उन चोगे वाले लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उतने बड़े हाथ को देखकर वो चोगे वाले लोग भागने लगते हैं। फिर तभी दूसरा हाथ उन सभी लोगों के ऊपर आता है और उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। फिर उन दोनों हाथों को दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को अपने अंदर पकड़ लिया था। फिर हमें एक चोगे वाला आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है क्या ऐसा करना किसी के लिए पॉसिबल भी है? फिर उसके बाद उस बड़े हाथ को दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को पकड़ के उठा लेता है। फिर उसके बाद उन चोगे वाले लोगों को दिखाया जाता है जो लोग दबकर मर गए थे और कुछ जिंदा थे। वो सोच रहे थे हमारे लिए हेवनली डीमन को हराना इम्पॉसिबल है। फिर शायद उनके अंदर से हेवनली डीमन उनके सोल को कंज्यूम करने लगता है। फिर उसके बाद उन सभी को मुट्ठी में दबाकर मार देता है और उन सभी के बॉडी के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हेवनली डीमन स्माइल करने लगता है। फिर वो कहता है क्या वो हेवनली डीमन के आखिरी बचे हुए कैंडिडेट्स थे? फिर वो कहता है ये बहुत शांत है, मैं शायद खून से रंगे हुए इस लाइफ में शांति की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। तभी हेवनली डीमन को बहुत जोर से दर्द देने लगता है और वो अपने सीने को जोर से पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर तभी हेवनली डीमन के ऊपर एक इविल चीज दिखाई देने लगता है जो हेवनली डीमन पर हंस रहा था। फिर हेवनली डीमन सोचने लगता है क्या ये शुरू हो गया है सोल ऑगमेंटिक डेमोनिक आर्ट का रिकॉइल, मतलब उसका बुरा असर शुरू हो गया है। हजारों सोल को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला एब्सोल्यूट पावर। लेकिन इस एब्सोल्यूट पावर की एक कीमत थी। भले ही दूसरे हेवनली डीमन इसे ओवरकम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। पर अब मुझे लगता है मैं ओवर कॉन्फिडेंस था। ये मेरा घमंडी होने का ही नतीजा है। फिर उसके बाद हमें दो चमकती हुई आंखों को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद उनके पीछे बहुत सारी आंखों को दिखाया जाता है। पर तभी हेवनली डीमन सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उन आंखों के पास से पोर्टल या किसी तरह का ब्लैक होल बनता है जहाँ से कई सारे चेन्स निकलते हैं और वो सभी सोल किसी तरह का ब्लैक होल बनाते हैं और उनके बीच होता है हेवनली डीमन और उन ब्लैक होल से कई सारे चेन्स निकलकर हेवनली डीमन को घेर लेते हैं और वो सभी चेन हेवनली डीमन को जकड़ लेते हैं। फिर हेवनली डीमन कहता है क्या तुम मुझे हेल में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसके बाद हेवनली डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हेवनली डीमन चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत है जो मुझे फोर्स कर सके? और उसके चिल्लाने के साथ ही वो सभी चेन्स टूट जाती हैं। फिर उसके बाद हेवनली डीमन की बॉडी चमकने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि असल में उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब होने लगी थी। फिर हेवनली डीमन अपने असली फॉर्म में आते हुए सोचने लगता है ये वो नहीं था जो मैं चाहता था। सोल ऑगमेंटिक डेमोनिक आर्ट सिर्फ दूसरों के सोल को कंज्यूम नहीं करती बल्कि अपने सोल को भी खत्म कर देती है। मैं अपने अगले लाइफ में बिल्कुल एक पूरे तरह से अलग रास्ता चुनूंगा, एक शांत जिंदगी। फिर उसके बाद एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैनर के अंदर
अंदर छोटे से तालाब को दिखाया जाता है और उस तालाब के बगल में एक आदमी बैठा होता है। फिर तभी उस आदमी के पास उसकी नौकरानी आ जाती है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट की एक सर्वेंट है और इसका नाम सोसो है। फिर वो कहती है आप फिर से यहाँ आ गए, जल्दी से अंदर आकर खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपने एक हाथ को उठाता है और सोसो के सामने अपने हाथ से हवा में ही अटैक कर देता है, पर इसके वजह से कुछ भी नहीं होता। और गाइस, इससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसी आदमी के अंदर हेवनली डीमन रिइंकार्नेट हो गया है। फिर इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम बियोक टायसन है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट का दूसरा बेटा है, जिसे देखकर सोसो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है सच में आपको क्या हो गया है, आप कई दिनों से इसी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, आप अभी के अभी रूम में जाओ। फिर उसके बाद टायसन अपने आप को देखकर सोचने लगता है, ये सोचना कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं एक पतली सी गर्दन को भी नहीं काट पा रहा हूँ, ये बॉडी सच में बहुत कमजोर है, बिल्कुल एक कचरे की तरह। फिर थोड़ी देर बाद कई तरह के खाना को दिखाया जाता है और उन सभी खानों को टायसन खा रहा होता है। और गाइस, मैं हेवनली डीमन को ही टायसन बोल रहा हूँ। फिर तभी टायसन खांसने लगता है। फिर वो कहता है ये बॉडी कचरे से भी ज्यादा बेकार है। फिर सोसो कहती है प्लीज ऐसा मत कहो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैंने सुना है कि इस बार एक बहुत ही स्किल्ड फिजिशियन आएगा। फिर टायसन कहता है एक ऐसा फिजिशियन जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, आखिर वो क्या कर सकता है। फिर सोसो कहती है ऐसा मत कहो, पॉजिटिव चीजें होने से पहले उसके लिए पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर उसके बाद टायसन बताता है इस कचरे के बॉडी में जागे हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, वुहान का सबसे बेस्ट मर्चेंट ग्रुप का ये दूसरा बेटा है। फिर 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टायसन अपने बिस्तर पर उठता है और अपना सिर पकड़ते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ। फिर सोसो उसे कपड़ा पहनाते हुए कहती है आप जाग गए, और इसे देख कर टायसन या हेवनली डीमन को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर टायसन बताता है पर ये पूरा तरह से बेकार है, ये ना तो खुद से कपड़े पहन सकता है और ना ही खुद से खाना खा सकता है, लेकिन इसका चेहरा काफी सुंदर है, लेकिन इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके मेरिडियंस है। इस बॉडी के सभी मेरिडियंस डिस्कनेक्टेड हैं, यहाँ तक कि ये किसी भी समय मर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे दूसरा लाइफ मिला पर एक ऐसे बॉडी में जो कभी भी मर सकता है। मुझे सोल का यूज करके इसके मेरिडियंस को कुछ समय के लिए जोड़ना होगा और धीरे धीरे करके इसके मेरिडियंस को तब तक जोड़ना होगा जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, और इसे करने का एकमात्र तरीका सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट है। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे सोल मिलेगी कहाँ? मैं मार कर किसी भी आदमी को सोल को ले सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे फिर से उसके साइड इफेक्ट को झेलना पड़ेगा। मुझे सेकेंड लाइफ जीने के लिए मिला, मैं अपने हाथों से इतने रेयर चांस को जाने नहीं दे सकता। सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट जिसका मैंने एहसास किया ठीक मरने से पहले उसे बनाया था, अगर मैं उसका यूज करता हूँ तो शायद मैं इस लाइफ में एक नए लेवल तक पहुँच जाऊंगा। सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट का वो लेवल जिसे किसी भी हेवनली डीमन ने नहीं देखा होगा। फिर उसके बाद टायसन सोसो को बुलाता है और कहता है मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ। फिर सोसो कहती है क्या सच में आप बाहर जाना चाहते हैं? तो मैं आपको कहीं भी ले जाऊंगी। फिर टायसन कहता है मैं कोटेशन हाउस जाऊंगा। कोटेशन हाउस का मतलब ब्रोथल या वैश्यालय होता है। फिर उसके बाद सोसो शर्माते हुए कहते हैं क्या आप कोटेशन हाउस जाएंगे? फिर टायसन कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो रही हो? फिर सोसो कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरी जगह एक बॉडीगार्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको वॉरियर चियोन फॉलो करेंगे, आप पहले कभी ऐसे नहीं रहे थे, मैं ये देखकर सच में हैरान हूँ। फिर टायसन कहता है तो मेरे साथ चलो। फिर सोसो कहती है पूछने के लिए शुक्रिया लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोसो टायसन को कपड़े पहनाकर तैयार कर ली थी और वो सोचने लगती है कुछ दिनों से वो एक अलग ही आदमी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और अब वो अचानक से कोटेशन हाउस जा रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? फिर टायसन कहता है मुझे वो बॉडीगार्ड क्यों नहीं दिख रहा जो मेरे साथ जाने वाला था? फिर सोसो कहती है वो समय पर आ जाएगा, वो ऐसा आदमी है जो सिर्फ ट्रेनिंग और आपको प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं करता। फिर सोसो कहती है अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए,
चाहिए, जिसकी बातों को तहसन समझ नहीं पाता। फिर सोसो कहती है ऐसा लगता है आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपको उम्मीद रखनी चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि फिजिशियन नहीं आ जाता। फिर तहसन सोचने लगता है इस हालत में आने के बाद मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ सच में उसे मेरे बारे में चिंता है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है ये बुरा नहीं लग रहा। फिर तहसन कहता है ऐसा लगता है कि वो आ गया। फिर तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। फिर सोसो कहती है ये आपको कैसे पता चला। फिर तहसन सोचने लगता है जब उसकी एनर्जी इतना ओवरफ्लो कर रही है तो मैं उसे कैसे महसूस नहीं करूँगा। फिर उसके बाद तभी दरवाजा खोलता है और एक आदमी तहसन के पास आता है। फिर वो आदमी तहसन को ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया यंग मास्टर। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि ये च्योन क्योंग वान है और ये शॉर्ट ड्रैगन कॉर्प्स का एक वॉरियर है। उसे देखकर तहसन सोचने लगता है ये खुद एक शॉर्ट की तरह है। उसकी एनर्जी इतनी रिफाइन है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि वो कॉर्प्स का एक मामूली मेंबर है। मैं महसूस कर सकता हूँ उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज्यादा कड़ी मेहनत किया होगा। ऐसे लगता है गोल्डन वॉल मर्चेंट्स में मामूली लोग नहीं हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग घोड़े के ऊपर बैठकर कोटेशन हाउस पहुँच गए होते हैं। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि वुहान के टॉप 3 कोटेशन में से एक है और इसका नाम फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस है। फिर उसके बाद वो लोग अपने घोड़े को बांधकर उसके दरवाजे के पास आ जाते हैं। फिर चियोन कहता है मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। फिर तहसन कहता है पर क्यों, जिसकी बातों को चियोन समझ नहीं पाता। फिर तहसन कहता है तुम मेरा बाहर क्यों इंतजार करोगे। फिर चियोन कहता है अगर कुछ होता है इसलिए मैं आपको बचाने के लिए बाहर इंतजार करूंगा। फिर तहसन कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है अगर अंदर कुछ होता है तो मेरे साथ कुछ होने से पहले क्या तुम मुझ तक पहुँच भी पाओगे। अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो और थोड़े मजे भी करो। फिर चियोन कहता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर तहसन कहता है तुम क्या नहीं कर सकते, क्या तुम मजे नहीं कर सकते या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मान सकते, जिसे देखकर चियोन भी हैरान हो जाता है। फिर तहसन चियोन के पास आकर कहता है अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अगर मजे भी कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे पास रहो। फिर चियोन भी सिर झुकाकर कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर तहसन भी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद तहसन दरवाजा खोलते हुए कहता है तो ठीक है चलो अंदर चलते हैं। और वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं वहाँ सभी लड़कियाँ उसका स्वागत करने लगती हैं और वहीं तहसन भी स्माइल करने लगता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो सितार बजा रही थी और वहीं तहसन बैठा होता है और सभी लड़कियां उसे घेर कर बैठी होती हैं और उससे बातें कर रही होती हैं। फिर तहसन कहता है जो मेरे साथ बॉडीगार्ड आया था वो कहाँ गया। फिर एक लड़की कहती है वो बाहर की तरफ सीढ़ी के पास आपका इंतजार कर रहा है, रास्ता को रोक के रखा है। जिसकी बातें सुनने के बाद तहसन सोचने लगता है वो बहुत जिद्दी है और बातों को नहीं मानता है। फिर उसके बाद तहसन कहता है मैं अपने बारे में सभी रूमर्स को सुनना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो लड़कियां कहती है किस तरह के रूमर। फिर तहसन कहता है मुझे तुम लोग वो सारी बातें बताओ जो तुम लोग गोल्डन वॉल मर्चेंट के दूसरे बेटे के बारे में जानते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग तहसन के बारे में फैले हुए रूमर के बारे में बता देते हैं। फिर उसके बाद तहसन हमें बताता है जैसे कि मैंने सुना मेरे पास 1000 गोल्ड न्यांग, एक छोटा सा मैनर और कुछ कोटेशन हाउसेस मेरे इनहेरिटेंस में हैं। मेरे हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से मेरे पास पावर और इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़े बेटे ब्योक तैसो को दे दिया गया है। इस रूमर के बारे में वुहान के सभी लोग जानते हैं। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो मुझे इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद तहसन अपनी जगह से खड़े हो जाता है और कहता है इतना काफी है तो चलो अब शुरू करते हैं, मैं तुम सभी को एक साथ नहीं संभाल सकता। फिर उसके बाद वो बगल की तरफ मुड़ता है और कहता है इसके लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। और ये वही लड़की होती है जो सितार बजा रही थी। फिर उसके बाद वो लड़के तहसन के रूम में चले जाती हैं और तहसन वहाँ बिस्तर पर बैठा होता है। फिर उसके बाद वो लड़की तहसन के बगल में जाकर बैठ जाती है। फिर वो लड़की शर्माते हुए तहसन को देखने लगती है। फिर तहसन कहता है तुम इस कोटेशन हाउस में कितने लंबे समय से हो। फिर वो लड़की कहती है मैं 10 साल से हूँ। फिर तहसन कहता है ये अच्छा है तो क्या अब हम शुरू करें। फिर उसके बाद हमें बाकी की लड़कियों को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रही थी और साथ ही वो लोग तहसन के बारे में ये बात कर रहे थे कि वो बहुत ही कमजोर हैं, हम लोग की बारी जल्द ही आ जाएगी।
और उन सभी के बातों को चियोन चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। पर तभी टाइसन वाले रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चियोन भी शर्माने लगता है। और जो लोग कर रहे थे ये करने वाले थे वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। और ये चीखने का आवाज इतना ज्यादा था कि ये पूरे कोटेशन हाउस में गूंज रहा था, जिसे सुनकर सभी लड़कियां शर्माने लगती हैं। फिर उसके बाद टाइसन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी। और वो लड़की इसीलिए जोर जोर से चीख रही थी क्योंकि टाइसन यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अपने सोल ऑगमेंटिक डेमोनिक आर्ट का यूज कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाइसन का काम पूरा हो जाता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने चियोन खड़ा था, जो कहता है यंग मास्टर सब कुछ ठीक तो है ना। फिर हमें टाइसन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से किसी तरह की एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर वो कहता है ये बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद टाइसन वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद उस लड़के को दिखाया जाता है जो टाइसन के साथ थी। वो पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी थी, जिसे देखकर वो सभी लड़के बहुत हैरान हो जाती हैं। फिर बाकी के लड़के टाइसन के साथ वाले लड़के से पूछने लगती हैं, क्या उसने तुम्हें किसी तरह का एलेक्सर दिया है? फिर वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरी बॉडी पहले से बहुत हल्का लग रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं दोबारा फिर से पैदा हो गई हूँ। फिर उसके बाद हमें गोल्डन वॉल मर्चेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोसो झाड़ू मारते हुए परेशान होकर सोच रही होती है कि कहीं वो कोटेशन हाउस में बेहोश न हो गए हो। पर तभी दरवाजा खोलता है, जिसके वजह से सोसो का ध्यान उसके तरफ चले जाता है। फिर दिखाया जाता है टाइसन और चियोन वापस आ गए थे। फिर सोसो टाइसन के पास आकर कहती है, यंग मास्टर क्या आप सच में कोटेशन हाउस गए थे? क्या आप ठीक हैं? फिर टाइसन कहता है अगर तुम जानने के लिए क्यूरियस हो तो तुम उससे पूछ सकती हो। और वहीं चियोन कोटेशन हाउस की बातों को याद करके शर्माने लगता है। फिर सोसो सोचने लगती है, देखकर ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या वो सच में कोटेशन हाउस गए थे? फिर थोड़ी देर बाद टाइसन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाइसन अपने डेमोनिक आर्ट के ऑब्जर्व किए एनर्जी से अपने मेरेडियंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो अपने आंखें खोलता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, अभी के समय मैं सिर्फ छोटे मेरेडियंस को ही जोड़ सकता हूँ। मरने के बाद मुझे सोल ऑगमेंटिक डेमोनिक आर्ट के बारे में समझ में आया, अगर मैं लोगों को मार के उनके सोल को ऑब्जर्व करता हूँ तो उसके साइड इफेक्ट होंगे और मेरी बॉडी टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी जिंदा रहने वाले सोल के बुरे सोच को प्यूरिफाई कर देता हूँ तो मैं उनके प्यूरिफाई एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और यही सोल की सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और यही सोल ऑगमेंटिक डेमोनिक आर्ट का एसेंस है, क्योंकि जितना उनका सोच स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही उनका प्यूरिफाइड एनर्जी भी पावरफुल होता है। और मैंने इसके लिए कोटेशन हाउस को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ के लोग कई सारी मुसीबतों से गुजर चुके हैं और मुझे इससे अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन सच में ये बॉडी जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा कमजोर है। ऐसे लग रहा है अब मुझे कोटेशन हाउस में ही जाते रहना होगा। फिर उसके बाद कोटेशन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइसन आ गया होता है, जिसकी वजह से वहाँ की सभी लड़कियाँ दौड़ने लगती है और कहती है वो वापस आ गए हैं। उसके साथ जो रात बिताती है वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सच में वो एक ट्रू मैन है। फिर उसके बाद वो सभी लड़की लोग टाइसन को घेर लेती है और उसे कहती है आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं, आज आप किसे चुनेंगे? जिसकी बातें सुनकर ऊपर खड़ी एक लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा हो रही होती है और वो कहती है ये फिर से यहाँ आ गया। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि ये फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस की ओनर है और उसी के बगल में कोई खड़ा होता है जो उससे बात करते हुए कहता है क्या मुझे उसके रूम में नॉइज आइसोलेशन को लगा देना चाहिए? फिर वो ओनर कहती है मैंने ऐसे करने का कोशिश किया था लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। जैसे ही वो यहाँ आता है सभी लड़कियाँ उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, जिससे अगर हम नॉइज आइसोलेशन लगा देते हैं तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इससे सच में हमारे दूसरे कस्टमर नाराज हैं। फिर उसके बगल में जो होता है वो कहता है मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो ओनर कहती है फैंटम शैडो क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? वो मरने के कगार पर है, कुछ भरोसा नहीं वो किस पल मर जाएगा। वो अचानक से इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है? वो गोल्डन वॉल मर्चेंट के जगह फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस जैसे कोटेशन हाउस में क्यों आ रहा है? फिर फैंटम शैडो कहता है क्या मैं जाकर पता लगाऊं कि गोल्डन वॉल मर्चेंट क्या कर रहे हैं? फिर वो
वो ओनर कहती है नहीं ऐसा मत करना, अगर हम लापरवाही से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम्हें बिना कुछ किए आज उसके ऊपर नजर रखना है, हमें बस ये पता लगाना है आखिर वो अंदर क्या करता है। फिर उसके बाद टायसन को दिखाया जाता है जो सोच रहा था मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर से मैं ज्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर पाऊँ। फिर टायसन कहता है मैं यहाँ की सभी लड़कियों को देखना चाहता हूँ। फिर थोड़े देर बाद वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ लोग आ जाती हैं। फिर वहाँ खड़ा सर्वेंट कहता है ये यहाँ की मोस्ट पॉपुलर लड़कियाँ हैं, इनके अलावा यहाँ कोई और नहीं है जो आपका ध्यान खींच सके। फिर उसके बाद बगल खड़ी एक लड़की दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर टायसन हैरान हो जाता है।